हाँ जी, तो ये है लेक्चर 4। सॉलिड स्टेट चल रहा है, ये सबको मालूम है। और चल रहा था क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। मैंने कहा था कि क्लासिफिकेशन यहाँ सिर्फ एक ही टाइप का नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर थिंग्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन कर लिया है हमने कि फंडामेंटल पार्टिकल कौन सा है, उसके बेसिस पे 4 फंडामेंटल पार्टिकल बनते थे। एटम, मॉलिक्यूल, एटम, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के बाद जो एटम है वो फिर आगे 2 पार्ट में बढ़ जाता है, नॉन मेटल का एटम और मेटल का एटम। नॉन मेटल का एटम के हिसाब से बनता है कोवेलेंट सॉलिड, और मेटल के एटम के हिसाब से बनता है आयनिक मेटलिक सॉलिड। और नॉन मेटल और मेटल जब दोनों मिल जाते हैं फिर बनता है आयनिक सॉलिड। तो ये हम आपको बता चुके थे। तो टोटल हो गया आयनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक और मॉलिक्यूलर। फिर मैंने ये बताया था कि मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो आगे भी 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। एक वो जो पोलर होते हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, एक वो जो नॉन पोलर होता है जिनका डायपोल मोमेंट 0 होता है, फिर एक वो आते हैं जिनका डायपोल मोमेंट 0 हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है क्या उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है या नहीं पाई जा रही। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब जो अगला क्लासिफिकेशन है कि फंडामेंटल पार्टिकल हो सकता है सेम, माना कि सेम फंडामेंटल पार्टिकल है पर उसका अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, अरेंजमेंट बिगड़ता कैसे है? अरेंजमेंट बिगड़ता है टेम्परेचर और बनाने की प्रोसेस के हिसाब से। कैसे? जैसे कि मैंने किसी चीज को पिघला लिया और एकदम से जब ठंडा किया तो पार्टिकल जहां पर सेट होना चाहते हैं, जैसे हमने एक सॉलिड लिया और सॉलिड को पिघला दिया। पिघलाने के बाद क्या हो गया, मेल्ट करने के बाद मैंने टेम्परेचर कम कर दिया और तो मतलब वो अरेंजमेंट वापस से जहां पर उसको जाना चाहिए था वो वहां पे नहीं जा पाएगी। और बहुत जल्दी से शार्प सी कोई रिएक्शन करवा दी कि फटाफट टेम्परेचर क्या कर दिया, कम कर दिया, और वो चीज वहीं की वहीं जम जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाकर पहले मैं उसको मेल्ट कर सकता हूं और जब वापस उसे सॉलिड बना रहा हूं तो सॉलिड के अरेंजमेंट चेंज हो जाएंगे कि आप टेम्परेचर को कैसे कम कर रहे हो। अगर आपने बहुत जल्दी टेम्परेचर कम किए तो पार्टिकल की अरेंजमेंट सेट ही नहीं हो पाएंगी जहां जहां पार्टिकल सेट होने चाहिए। मतलब जैसे अभी तुम समझो कि एक क्लास में 200 बच्चे हैं और अभी टीचर नहीं आया, 200 बच्चे कुछ क्लास में और कुछ अपने बाहर घूम रहे हैं। अब टीचर का खौफ है, जैसे ही टीचर आया तो एकदम से इतने सारे बच्चे बहुत जल्दी से कहाँ बैठना चाहते हैं अपनी सीट पे। तो बहुत जल्दी से अगर सीट पे बैठना चाहेंगे तो हो सकता है बहुत सारे लोग गिर जाएं। हो सकता है जब तक टीचर आए जब तक अरेंजमेंट हो ही ना पाए, कोई खड़ा है कोई बैठा है कोई गिरा ही पड़ा है और टीचर कहे कि जैसी कंडीशन में हो वैसी कंडीशन में पढ़ते रहो, तो कितना मतलब स्ट्रगलफुल हो जाएगा। जो लोग गिरे पड़े ही वही पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई ऐसे ही पढ़ रहा है, तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। और इसके अलावा एक कमी आए कि टीचर के आने से 15 मिनट पहले कह दिया जाए कि भैया 10 मिनट है तुम्हारे पास, टीचर आ रहा है, जल्दी जल्दी अपनी जगह पे बैठ जाओ। तो एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट हो जाएगा, अरेंजमेंट। तो अब एक अरेंजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो जो बाद वाला सॉलिड बना है वो स्ट्रांग होगा, वहां पे जो ज्ञान का प्रसार होगा जो नॉलेज का एक्सप्रेशन होगा वो ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है? ये है। तो कहने का मतलब ये है कि फंडामेंटल पार्टिकल का अरेंजमेंट देखना है। ये 2 टाइप से अरेंजमेंट होता है। एक बहुत सटीक अरेंजमेंट, बहुत मस्त अरेंजमेंट, एकदम पार्टिकल मस्त जमे हुए हैं, और एक बार रैंडम अरेंजमेंट, पता ही नहीं चल रहा है कौन पार्टिकल किधर है, कैसे आ रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कैसे होगा? तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक बार अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और एक बार अरेंजमेंट बहुत बेकार है। ये ऐसे सॉलिड है जिनको एकदम से ठंडा करके बनाया गया है और एक ऐसे सॉलिड है जिनको धीरे धीरे करके सेट किया गया है, ठंडा किया गया है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो वो सॉलिड, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड द फिक्स अरेंजमेंट
ऑफ पार्टिकल इज फॉलोड टू द लॉन्ग रेंज, मतलब एक लंबी रेंज तक एक फिक्स अरेंजमेंट को फॉलो किया जाता है। फॉलोड टू बी शॉर्ट रेंज, हो सकता है दो पार्टिकल आए, तीसरा पार्टिकल धज्जियां उड़ा दे, पहले जैसा हो ही ना, तो यहां पे अरेंजमेंट कैसी होगी बेटा, शॉर्ट रेंज। आप चाहो तो इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखो, नहीं तो फिर आप इतना भी लिख के आ सकते हो कि इन दिस, इतना लिखना ही नहीं है, इट फॉलोड द लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट, सेम पैटर्न फॉलोड इन लॉन्ग रेंज, बाकी तुम लिख भी सकते हो। अगला है दे हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे हैविंग लॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको कैसे समझो, जैसे मैं कहता हूं कि NaCl इज अ, जैसे मैं कहता हूं कि NaCl इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, कौन सा सॉलिड, क्रिस्टलाइन। और रबर, रबर बोले तो ब्यूना एस, ब्यूटाडाइइन स्टाइरिन रबर, ये आपको पढ़ने को मिलेगा कहां, पॉलीमर चैप्टर में। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कभी रबर को गर्म करो, जब वो पिघलेगी ना, जब वो मेल्ट होगी, तो ऐसा लगता है कि, ऐसा लगेगा आपको कि ऊपर की, मतलब ऊपर से तो वो पिलपिली सी हो चुकी है, अगर थोड़ी देर लेके अगर आप उसको काटने की कोशिश करो तो नीचे से अभी भी हार्ड है। हो सकता है कि पहली दो लेयर एक फिक्स टेम्परेचर पे क्या हो गई है, पापा क्या मिल नहीं रहा कुछ, हाँ, तो क्या हुआ, जैसे अगर अपन एक रबर को पिघलाते हैं, तो हो सकता है कि शुरुआत की दो लेयर उसकी जल्दी पिघल जाए, मतलब ऐसा होगा, आप जब पिघलाओगे ना, उसे मेल्ट करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार 200 डिग्री सेल्सियस कर दिया, पिघलना चालू हो गया। आपने 200 से 203 किया, 4 किया, 5 किया, पूरा का पूरा रबर नहीं पिघलेगा। हो सकता है कि शुरुआत 200 पे कर दे और पिघलना जो खत्म करे वो 1000 डिग्री पे करे, मतलब पहली दो लेयर की अरेंजमेंट ऐसी है कि वो जल्दी पिघल रही है। हो सकता है अगली लेयर की अरेंजमेंट है वो बेकार हो, क्योंकि लॉन्ग रेंज तक सेम अरेंजमेंट नहीं है ना, तो उस हिसाब से जो मेल्टिंग पॉइंट होएगा वो चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका क्या होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक सेम अरेंजमेंट, टेम्परेचर दिया, सब पार्टिकल को वही टेम्परेचर मिल रहा है और सब उसी पर रिएक्ट करने के लिए, उसी पर मेल्ट होने के लिए तैयार। तो अगर 200 पे स्टार्ट किया, वैसे 200 पे नहीं होता है, 750 के आसपास होता है, अगर आपने 750 पे स्टार्ट किया डिग्री सेल्सियस में, ये 755 760 पे खत्म, और यहां अगर 750 पे स्टार्ट किया, हो सकता है 2000 पे बिना पिघले पूरा कुछ मेल्ट निकला है, तुमने ऐसे चम्मच से निकला है मेल्ट वाला, फिर पता लग रहा है अंदर से तो अभी भी सॉलिड है, ऐसा कुछ। तो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, लॉन्ग रेंज। अब मेरी बात सुनिए, दे आर एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। इसको वैसे में अलग से एक टॉपिक, इसके जस्ट बाद जो टॉपिक आएगा, टॉपिक क्या क्वेश्चन बनता है कि आइसोट्रॉपिक क्या कहलाते हैं, मतलब आइसोट्रॉपिक के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है और एनाइसोट्रॉपिक के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये वाला मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसको ऐसे समझिए, अभी मैं इधर इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, जस्ट अगला टॉपिक आएगा उस पर और ब्रीफ में इसी का डिस्क्रिप्शन दूंगा। इसको ऐसे समझिए कि अगर लाइट आती है तो आपको ये मालूम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इक्वल टू एयर में वेलोसिटी और मीडियम में वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ लाइट। तो एयर में तो यहां भी सेम रहेगी, बाहर इसके भी बाहर सेम रहेगी। जैसे अब मैं लाइट को इधर लाया तो ये समझ लीजिए कि म्यू का वैल्यू कुछ म्यू 1 आएगा, म्यू आई आएगा, लेकिन लाइट को जैसे ही मैं यहां लाऊंगा तो म्यू का वैल्यू म्यू i2, इसका i1, तो इसका म्यू i2 आएगा। क्योंकि हो सकता है कि यहां जो पार्टिकल है वो एक अरेंजमेंट तो सेम है, लेकिन वो अरेंजमेंट ऐसी है कि इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन हो सकता है कि अरेंजमेंट पूरे सबके लिए सेम हो और यहाँ पे क्या हो 3 सेंटीमीटर। तो इधर से पार करना और इधर से पार करने में क्या हो जाए, फर्क आ सकता है। तो दोनों तरफ प्रॉपर्टी जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हर डायरेक्शन में डिफरेंट आएगी। तो अगर डिफरेंट आए तो वो कैसे हैं, एनाइसोट्रॉपिक। अगर ये टॉपिक अभी समझ में नहीं आया है, अभी रुको, ब्रीफ में पूरा समझाऊंगा।
इधर आइसोट्रॉपिक का क्या है कि अगर कोई लाइट आएगी तो कहीं से भी ले जाओ लगभग वैल्यू सेम आती है, क्योंकि कोई अरेंजमेंट ही नहीं है, सब जगह उबड़ खबर उबड़ खबर उबड़ खबर उबड़ खबर, इधर से उधर से उधर से, सबकी लगभग वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। इधर क्या है, एक अलग अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज तक की है, इधर भी अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज है, इधर भी लॉन्ग रेंज है, पर बीच में जो डिस्टेंस वगैरह है वो अलग अलग मेंटेन हो सकती है। तो हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी और हर डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। आइसो का मतलब सेम, ट्रॉपिक मतलब वो रीजन जहां से लाइट को गुजार रहे हो, हर रीजन से सेम, अलग अलग रीजन से अलग अलग वैल्यू। एनआइसोट्रॉपिक, दे आर प्योर सॉलिड। मतलब मैंने आपको कहा था कि अगर आप स्पंज को देखोगे मजा ही नहीं आएगा, सॉलिड है ये। पॉलीथीन को देखो मजा आ रहा है, खिंच रही है, रबर देख रहे हो, वो फीलिंग ही नहीं आती कि ये सॉलिड है। लेकिन अगर आप लोहे का टुकड़ा देख लो, अरे यार क्या फीलिंग आती है। तो ये प्योर सॉलिड है और ये सुपर कूल्ड, और मैंने कहा था सुपर कूल्ड जल्दी से ठंडा करके बना दिया जाता है। और लिक्विड, लिक्विड क्यों कहा गया, आपने कभी पेपर वेट को देखा है? पेपर वेट को जब अपन ऐसे उठाते तो कुछ ड्रॉप ऐसा लग रहा है नीचे की ओर टपक रही है, उसको बहुत जल्दी से एकदम ऐसी लुगदी सी बना दी, एक लोटे से में या एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में उसको एक साँचे में डाल लिया और उसको ठंडा कर दिया, तो जो बूंद अंदर की अंदर टपक रही थी वो वहीं जम जाती है। तो लिक्विड जैसे फीलिंग आती है उसमें कि बह रहा है। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो इमारतें होती है पुरानी, उनके शीशे जो होते हैं वो बहुत सालों बाद नीचे से मोटे और ऊपर से पतले होते जाते हैं, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी लिक्विड जैसी होती है। इनको ये होते मेल्ट होते हैं, इनकी अंदर से अभी भी आत्मा लिक्विड है कि यार हमको जमा तो दिया, पर इंटरनली हम सालों 10 सालों बहुत सालों में हम दौड़ेंगे, हम नीचे से मोटे हो जाएंगे क्योंकि ग्रेविटेशन हमको खींच रहा है, ऊपर से पतले हो जाते हैं। इसलिए ये इसका पहचान है कि ये सुपर कूल लिक्विड होते हैं। अब इस पे दो क्वेश्चन बनते हैं, सुपर कूल लिक्विड कौन है और क्यों इनको सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है, दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनाइसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। तो इस छोटे से टॉपिक से 3 क्वेश्चन अपन ने बना दिए। वहां भी हमने जो क्वेश्चन बनाए, आपसे पूछ सकता है कोवेलेंट सॉलिड क्या है, उसका एग्जांपल, आयनिक सॉलिड उसका एग्जांपल, कोवेलेंट के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है कौन सा पाया जाता है, आयनिक के पीछे कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, मेटल के पीछे कौन अट्रैक्शन फोर्स होता है, केर्नल किसे कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, ये सब चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। तो सारी चीजें एक बार पीछे वाले वीडियो देख लेना तो और समझ में आ जाएगा। अब ये 4 पॉइंट और ये 4 पॉइंट के हिसाब से अब इसमें एग्जांपल, इसमें सबके सब एग्जांपल ऐसे आएंगे जो रियल लगते हैं, जैसे NaCl, कॉपर सल्फेट, आयनिक आयरन सॉलिड, क्रोमियम सॉलिड, सोडियम सॉलिड। ये इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, रबर। अगर आप देखो तो जगह तो नहीं है, बट फिर भी मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, मैं वहां से थोड़ा साफ कर रहा हूं। तो इसके जो एग्जांपल हैं, रबर, प्लास्टिक, ग्लास, बस इतना ध्यान रखने का है। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दूंगा कि इसमें से एमोर्फस पता करो, इसमें से क्रिस्टलाइन पता करो, वो आसानी से पता चल जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें 3 क्वेश्चन बन गए। हमने देखा कि सुपर कूल्ड लिक्विड क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक, व्हाट आर एमोर्फस, व्हाट आर क्रिस्टलाइन, ये क्वेश्चन तो है ही। उसके अलावा कि हाँ भाई, शार्प मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है और लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब है, इसका एग्जांपल दे सकते हैं अगर आप अपनी भाषा में बना के जानते हो। मैंने बोला कि अगर कोई सॉलिड इतने पे स्टार्ट हुआ है और इतने पे जल्दी से खत्म हो जाए तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, और स्टार्ट इतने पे हुआ और खत्म पता नहीं कहाँ हो रहा है तो लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो मैंने आपको बताया था
वो बताया था कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जो वैल्यू है उसको मतलब जो टॉपिक है उसको समझना है, क्योंकि ये डायरेक्टली क्वेश्चन से भी आ जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए, व्हाट आर आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक सॉलिड? दो सॉलिड इन विच सम फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी दोनों की हो सकती है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन। मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो हर डायरेक्शन में जाने पर सेम होती है कुछ सॉलिड में। जैसे इधर से गए तो μ1, इधर से गए तो μ2। क्वेश्चन ये उठता है ऐसा होता क्यों है? होता है इसलिए कि देखो, अगर मैं यूं जाऊंगा ना तो यहां से भी कोई मतलब गंदी सी अरेंजमेंट है, कुछ पता ही नहीं है, इधर से भी आए वही गंदी सी अरेंजमेंट, कुछ पता ही नहीं, तो वैल्यू ऑलमोस्ट क्या आ जाती है, सेम आ जाती है, या करेक्टली क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। लेकिन अगर मैं किस में जाऊं, आइसोट्रोपिक की बजाय एनाइसोट्रोपिक में जाऊं, आइसोट्रोपिक की बजाय एनाइसोट्रोपिक में जाऊं, कौन होते हैं एनाइसोट्रोपिक? क्रिस्टलाइन। इसको ऐसे समझ सकते हो, बड़ा नाम, बड़े सॉलिड, क्रिस्टलाइन, फीलिंग आ रही है, क्रिस्टल, बड़ा नाम क्रिस्टलाइन। ये भूल जाते हैं कि आइसोट्रोपिक एमोर्फस होते हैं, छोटा नाम, क्रिस्टलाइन दमदार नाम, एमोर्फस, ओ सॉरी एनाइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक दमदार, बड़ा नाम, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दमदार, छोटा सा, एमोर्फस। इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैंने ये माना कि एक फिक्स अरेंजमेंट देखी गई है कि बड़े पार्टिकल के बाद, हर बड़े पार्टिकल के बाद छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, इस तरीके से पार्टिकल हर जगह पर बढ़ रहे हैं। सपोज अगर मैं यूं गया तो पार्टिकल कैसा होगा, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा, तो वैल्यू क्या आएगी μ1। लेकिन अगर मैं ऐसे गया या फिर मैं ऐसे गया तो पार्टिकल या तो बड़े 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 या छोटे छोटे छोटे, तो इस डायरेक्शन में वैल्यू और इस डायरेक्शन में वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट, तो μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2। अगर ये पार्टिकल सेम भी होते बड़े बड़े बड़े, तो हो सकता है कि इस जगह पे आने पर क्या हो, उनके बीच की दूरी अलग अलग हो, मतलब ये इस तरीके से कि एक पार्टिकल है दूसरा इधर, यहाँ इधर 1 2 3 इस तरीके से रखे हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, क्या होते हैं, एनाइसोट्रोपिक, क्रिस्टलाइन, बड़ा नाम, एनाइसोट्रोपिक, पक्का? तो ये एनाइसोट्रोपिक। हाँ भाई, अभी तक जो मैंने आपको समझाया है वो समझाया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, या फिर अमोर्फस क्या होता है और क्रिस्टलाइन क्या होता है। इसको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या आएगा उसको मैं वैसे तो टॉपिक के साथ समझाता जाता हूँ, लेकिन कुछ 8 क्वेश्चन जो हैं, जो मैंने अभी इधर लिखे हैं, वो अब तक के जितना मैंने पढ़ा दिया है। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं? फंडामेंटल पार्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं, इंग्लिश कितने टाइप के होते हैं, क्या फंडामेंटल पार्टिकल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम में ही डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। फंडामेंटल पार्टिकल कितने टाइप के होते हैं मैं बता चुका हूँ, मॉलिक्यूल, एटम, आयन। फिर उसके बाद एटम जो है वो 2 हो जाएगा, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, ठीक है। मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने टाइप के होते हैं, पता है 3 टाइप के। फिर व्हाट इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड, डिस्क्राइब विद एग्जांपल, बता सकते हो, मैंने बता दिया है। व्हाई डायमंड इज हार्डर देन आयनिक सॉलिड, बताया बैंडेज वाला एग्जांपल लेके पिछले वाले में। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, कि कॉपर क्लोराइड इज कंडक्टर इन मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट या एक्वस सॉल्यूशन, बट कॉपर सॉलिड is conductor in both solid state as well as molten. Why? तो कहने का मतलब यह है कि कॉपर क्लोराइड एक आयनिक सॉलिड है, मेटल नॉन मेटल, बताया था मैंने आयनिक होते हैं। तो यदि एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है, तो ये कभी भी सॉलिड स्टेट में क्या नहीं करता है, सॉलिड स्टेट में क्या नहीं करता है, कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो मॉल्ट कर देंगे, मैंने बोला था मॉल्टन पिघला दो तो कर सकता है, या फिर पानी में डाल दो तो कर सकता है, फ्लो कर सकता है, आयन अलग हो जाते हैं, ये बताया था। लेकिन कॉपर सॉलिड, कॉपर वायर सॉलिड में भी हो जाता है, इस कंडक्टर इन बोथ सॉलिड स्टेट, सॉलिड में से करंट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल है जो आ रही है उसमें से होके, एज वेल एज अगर उसे पिघला लोगे और फिर करंट डालोगे तो करंट आएगा। ऐसा नहीं पिघला के हाथ में रख रखा है या फिर पिघला के कहीं रख रखा है, उसमें उंगली डाल दी और बोले करंट नहीं आएगा, आता है ठीक है, ऐसे करेगा तो नहीं कोई, इतना तो समझदार है ही।
आगे राइट डिफरेंसेस बिटवीन एमोर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। डिफरेंस क्या होता है एमोर्फस और क्रिस्टलाइन में? पूरा चार्ट अभी जस्ट इसी लेक्चर में हो, जाके देखो। राइट द शॉर्ट नोट ऑन आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक, मजबूत, क्रिस्टल, क्रिस्टलाइन, बड़ा नाम, आइसोट्रोपिक, एमोर्फस, झूठे, फेक, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्वेश्चन, वाटर, व्हाट इज सुपर कूल्ड लिक्विड? जिनको एकदम से ठंडा करके बनाया जाता है, और जिनको सांचे में डाला और सब ठंडा कर दिया, सुपर कूल्ड। और इनका एग्जांपल एमोर्फस सॉलिड। तो ये खत्म हुए अपने क्वेश्चंस, जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके ऊपर जाके ट्राई करना, मजा आएगा।